नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान और कानून के उस पृष्ठभूमि को देखेंगे कि जो इसके बनने से पहले क्या क्या घटनाएं घटी। जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंग्लैंड से, उस पर चर्चा करेंगे और आगे तक ले चलेंगे कंपनी के शासन तक। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्राउन का शासन। दोस्तों, यह है विधिक आज़ादी। मैं डॉक्टर एस सी पटेल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंग्लैंड की व्यवस्था के तहत 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ का एक फरमान मिलता है, चार्टर मिलता है। उसके आधार पे कंपनी ईस्ट एशिया के लिए व्यापार करने आती है। इतिहास के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरी कहानी कि कौन भारत पहले आया, कैसे आया। वास्को डी गामा की भी चर्चा आप लोगों ने किया होगा, सुना होगा, लेकिन यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। जब कंपनी आती है वह अपना कार्य शुरू करती है 1608 में। 1608 में जब हेक्टर नामक जहाज से यहाँ पे हाकिन्स आता है, वहाँ से नींव पड़ती है अस्थायी रूप से सूरत के माध्यम से। लेकिन जब 1726 तक आने से पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और इलाहाबाद की संधि 1765। 1765 से लेकर के 1772 तक का जो समय आता है वह द्वंद्व शासन का आता है। उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी मिल जाती है अंग्रेजों को, और लाइन आर्डर मतलब कानून व्यवस्था देखने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को मिल जाता है, मतलब मीर जाफर को। यहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे तो 1700 इसी को कहते हैं द्वैध शासन। यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है और कानून का जन्म होना शुरू होता है। अगर भ्रष्टाचार जिसे कहा जाता है कि समस्या आने से पहले उसका समाधान आता है, यही दिखाई पड़ता है। तो 1726 में जो आप देखेंगे बंगाल, मुंबई और मद्रास के लिए जो उन लोगों का अपना क्षेत्र था, उसके गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति देने की बात आ जाती है, लेकिन वह वहीं तक सीमित रहती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 1773 में आता है। तो 1773 की बातें हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ आपके सामने पृष्ठभूमि दिखाई पड़ रही है मित्रों। तो 1773 की जो कहानी आती है वहाँ पे ले चलेंगे। यहाँ पे दो चीज़ का निर्माण होता है। एक, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए जाते हैं 72 के ही कहानी में, और यहाँ पे 74 में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 74 में कलकत्ता में कोर्ट का निर्माण होता है, फेडरल कोर्ट का निर्माण होता है। उसमें 1+3 जजेस की नियुक्ति होती है। एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश, 3 उनके सहयोगी न्यायाधीश बनते हैं, हायर्ड, चेम्बर और लेमिंस्टर। जो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल होती है, उसके वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। उनके सहयोग में फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग्स, मोनिस्टर और बेरबेल 4 लोगों को लगाया जाता है। वहाँ पे 1+4, यहाँ पे 1+3 सदस्यों की नियुक्ति होती है। यहाँ से जब अगर आप देखेंगे तो क्या अंतर आता है, यहाँ पे कंपनी एक्ट और लॉ को क्या दिया गया। हम लोग कंपनी एक्ट के बारे में मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसका कंट्रोल बैकडोर से इंग्लैंड के सम्राट ही करते थे, वहाँ की काउंसिल करती थी, लेकिन काम एक करते थे यहाँ पे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या दिया, ये इस पे देखना है। हम लोग का आज का टॉपिक है कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वह उस पर क्या फ़ायदा मिला, कानून में कहाँ से आया और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आया। बाकी चीज़ें हम लोग बाद में देख लेंगे। 1773 में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में बताया। यहाँ एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी की बातें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। आपने भारतीय संविधान में आर्टिकल 50 देखा होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। यहीं से उसकी ओरिजिन दिखाई पड़ती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कैसे कैसे पावर सेपरेट होंगे, वहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये चीज़ें आपने यहाँ देखा। और फिर आप देखेंगे जब यहाँ जो समस्या आई नंद कुमार केस में 1775 में, उन्हें गलत कानून के तहत जब वहाँ पे उन्होंने रिश्वत का मामला लेकर के गए थे नंद कुमार जी राजा परिवार से, तो कोर्ट ने उन्हें फोर्जरी के मामले में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। जबकि भारत में उस समय फोर्जरी के केस में मृत्यु दंड नहीं था, फांसी की सज़ा नहीं थी, फिर भी उन्हें उसका सामना करना पड़ा। तो उसी को देखते हुए, बहुत सारी समस्या को देखते हुए, क्योंकि
जो काउंसिल थी और कोर्ट था, दोनों के तालमेल में इंटरफियर कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। इसी बात को लेकर के एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसे जुडिशियल एक्ट के भी नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे लाना पड़ा। इसमें दोनों के पावर को सेपरेट कर दिया गया कि कोर्ट अपना काम देखेगी, काउंसिल अपना काम देखेगी, और भारतीयों के धर्म को ध्यान रखेंगी, परंपरा प्रथा रीति रिवाज का भी ध्यान रखेगी, और कानून केवल कंपनी के लिए है, हर काम इंडियंस के लिए दबाव नहीं डालेगी। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जुडिशियल लिमिट की बात की गई है दोस्तों, देखेंगे जुडिशियल लिमिट की बात की गई है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। यहीं से पावर सेपरेशन की, जो मैंने अभी आपसे कहा कि आर्टिकल 50 में जो लिखा गया है वह यहीं दिखाई स्पष्ट पड़ने लगता है। यह चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे इनकी बातें दिखाई पड़ती हैं। 1784 में रिस्पांसिबल गवर्नमेंट का निर्माण हो जाता है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें जो मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इन्हें अपने काउंसिल के निर्णय को निरस्त करना भी अधिकार मिला, और सेनापति का भी दायित्व दिया गया इन्हें। यहीं पे लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला व्यक्ति बना जो दोनों काम की जिम्मेदारी मिली, माने सेनापति भी बना और उसने गवर्नर जनरल का पद भी लिया। यह ध्यान देंगे तो ऐसा पहली बार वहाँ दिखाई पड़ा। तो यहाँ पे रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की बताई, आज जो गवर्नमेंट है, आज भी रिस्पांसिबल गवर्नमेंट यहीं से दिखाई पड़ती है कि रिस्पांसिबल गवर्नमेंट किस तरह से भारत में संविधान में लाने का अवसर मिला, कहाँ से सीख मिली। इन सब चीज़ों से भारतीय संविधान निर्मातागणों ने बहुत कुछ सीख करके, उस समय के उतार चढ़ाव को देख करके यहाँ पर लाने का कार्य किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों पार्ट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है मित्रों। कैसे? और 1886 स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव, मतलब सशक्त आपकी कार्यपालिका बनी। सशक्त कार्यपालिका बनने का कारण क्या था मित्रों? क्योंकि सभी के पावर को सेपरेट कर दिया गया और अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी कि राजनीति कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा। क्योंकि इंग्लैंड की कहानी आपको इतिहास में पढ़ाया गया होगा और वहां देखेंगे यही स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव आज इसीलिए प्रधानमंत्री और मंत्रीगण सभी कार्य को करते हैं। बाकी जो काउंसिल का गवर्नर है वह बहुत कुछ पावर अपने पास नहीं रख पाते हैं सीधे, क्योंकि इनकी बातों को मानने के लिए उन्हें कहीं न कहीं आगे बढ़ना पड़ता है और वह चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ स्ट्रांग काउंसिल वहाँ से मिला। क्यों मिला? क्योंकि आप जुडिशरी स्टूडेंट्स हैं और आप लोग कहीं न कहीं सिविल एस्पिरेंट के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं। तो जो मेन बात है वो पहले समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग इसे देखेंगे कैसे और चीज़ें कहाँ से लाई गई थी मित्रों। यहाँ देखेंगे 1793 यहीं से पुलिस एक्ट का निर्माण हुआ। पुलिस का जो भी था यहाँ पे व्यवस्था की गई, जो थानेदार की व्यवस्था की गई, एसपी की व्यवस्था की गई, सिपाही की व्यवस्था की गई। यहीं से अस्थायी रूप से सभी के पावर बांटे गए थे और कैसे कोई नियम कार्य करेगा उसे प्रोसीजर बनाएगा। जैसे आपने देखा होगा CRPC सिविल प्रोसीजर कोड, तो आपने देखा होगा CPC जैसे कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इस सिविल प्रोसीजर कोड यहीं से इसकी वो दिखाई पड़ती है। और कोर्ट में का निर्माण आप देखे होंगे आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों का इंटीग्रेटेड एकीकृत व्यवस्था है, यहीं से ली गई है मित्रों। 1793 से ही ली गई है। भारत में आज जो भी यह व्यवस्था दिखाई पड़ती है उसकी जो अच्छाई बुराई हम लोगों ने सीखा था वहीं से लिया। और पुलिस आज जो थाना देखते हैं, SP देखते हैं, चौकी देखते हैं, थानेदार को देखते हैं आप लोग, इसे कहते हैं आप स्टेशन ऑफिसर या SHO, मतलब SHO के बारे में भी जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज आप देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आपकी अलग अलग विभाग के मंत्रीगण बनते हैं वह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहीं से लिया गया है। यहीं से ये बातें निकल के आई थी और यहीं से नियम बनाया गया कि हर 20 साल पे एक चार्टर आएगा। वहीं से चार्टर 20 साल पे आना शुरू हुआ। यही से इसी चार्टर से जो काउंसिल नियंत्रण करती थी इंग्लैंड से भारतीय कंपनियों को, वहाँ पे इन्हीं के व्यवस्था में यहाँ से 1793 से ही उन्हें तनख्वाह देने, वेतन देने या सैलरी देने की व्यवस्था इंडियन कोष से की गई थी, भारतीय कोष से उन्हें दी गई थी।
यहाँ पुलिस का देखा, यहीं से लिखित रिटेन लॉ का निर्माण होता है दोस्तों। यही रिटेन लॉ हो जाता है, यही रिटेन लॉ के रूप में यहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, ये सब का निर्माण यहीं से किया जाता है। आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आईपीसी 1860 का जो आप देखते हैं दोस्तों, यह यहीं से 1793 की ही उत्पत्ति है, यहीं से उसका जन्म होता है। और जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो 21 साल बाद किसी सिस्टम में, या कहें मिनिमम 18 साल बाद किसी चीज़ की एलिजिबिलिटी धारण करता है, यही चीज़ें यहाँ हैं। आप लोग भी जब 18 साल के नहीं रहे होंगे तो आपके माता पिता आपके किसी भी बात को मानने के लिए सहर्ष स्वीकार नहीं रहते होंगे कि चलो मान लेते हैं। अब आप देखेंगे तो इन चीज़ों को देखते हुए 1813 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये बहुत अच्छा, यहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण हुआ। वेलफेयर सोसाइटी का मतलब जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अलग अलग तरह की व्यवस्था, यहाँ पे क्रिश्चियंस मिशनरी भी आई, यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था भी दी गई, यहाँ तक कि शिक्षा पे भी कार्य किया गया, स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया गया। और इसके बाद 1814 में, 1823 में और 1829 में भी रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन वो कंपनी के कार्य के लिए आया। वो हमारे कानून और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका बहुत बड़ा रोल नहीं था, ये इसीलिए यहाँ पे उन बातों का चर्चा करना ठीक नहीं था। इन्हीं पे 1 लाख रुपये प्रति वर्ष, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष शिक्षा पे खर्च करने के लिए, प्रति वर्ष शिक्षा पे खर्च करने के लिए दिया गया था। शिक्षा पे खर्च होगा, यह नियम बनाया गया था, क्योंकि उन्हें अपने अनुसार अपने लोगों को बनाना था और उनसे काम लेना था। यह भी बातें यहाँ आईं। वेलफेयर स्टेट जो आज आपके देश में काम करता है, वेलफेयर स्टेट जानते हैं आप, बीपीएसपी आप जानते हैं, वहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है। वह बातें वहीं से निकल के आई हैं मित्रों, इसीलिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से ले आया है। हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेकिन यह ध्यान नहीं देते हैं कि वास्तव में वहाँ से क्या मिला, उन्होंने क्या किया, उससे मतलब नहीं, लिया हम लोगों ने क्या, यह चीज़ें हम लोग के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पे यहीं से देखेंगे तो थोड़ा सा बदलाव होता है, और आगे आप एक नया स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 1833 में यहीं से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, यहीं से इसकी बातें निकल के आती हैं। यहीं से विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले, और आगे चल करके उन्हें 3 और सहयोगी विधि के जानकार को दिया जाता है, इसीलिए 1+3 की बात यहाँ की जाती है। और आपने कलकत्ता में 1774 के कोर्ट में भी यही चीज़ें आपने देखा था, 1+3 की बात की गई थी। यहाँ से आईपीसी का ही स्पष्ट कर दिया जाता है। और सेंट्रल लॉ, जो भी सेंट्रल लॉ हैं, आप जानते हैं भारत में एकीकृत न्यायालय हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल लॉ की बात की जाती है। कोई भी नियम सबके लिए एक समान लागू होगा, यहाँ से ये बातें निकल के आई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव, अब केंद्रीय जो विधायिका है उसमें से निकल करके जो कार्यपालिका बनती है, यह जानते हैं कैसे, ये लेजिस्लेटिव मतलब ये कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों का निर्माण यहीं से दिखाई पड़ता, प्लस उनके कानून क्या है, किस लॉ के तहत लिया गया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ता है। और ये सेंट्रल लॉ, तो यहाँ से ध्यान देंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। 1853 में पार्लियामेंट्री व्यवस्था और सिविल सर्विसेज, जो आज 315 अनुच्छेद से लेकर के अनवर्ड तक है, वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो भी दिखाई पड़ेगा। इसे आप लोग आज कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक कमीशन, या पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यहाँ से है। और पार्लियामेंट्री व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में आप जानते हैं, यह चीज़ें यहाँ से आई। पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क, यह संविधान में भी हमें प्राप्त हुआ, वहीं से प्राप्त हुआ जहाँ से आपने इस चीज़ों को देखने का कार्य किया। इतना चीज़ें आप देखें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के 1853 तक किस तरह से आपको क्या मिला, और इस चीज़ों के भारत को क्या सीख मिली, भारत के लिए संदेश क्या दिया। बुद्ध का संदेश दिखाई पड़ता है मित्रों, नैतिक नागरिक बनाना। बुद्ध हमेशा कहते थे नैतिक नागरिक बनिए, उन्हें किसी धर्म संप्रदाय जात से नहीं लेना देना था। गीता क्या कहती है, जिम्मेदार कर्मशील व्यक्ति, क्योंकि कहा जाता है
कर्म करो फल की चिंता न करो। गीता और बुद्ध दोनों का संदेश भारत के नागरिक के उत्थान के लिए है, किसी धर्म संप्रदाय जाति के लिए नहीं है। उसे कभी भी किसी जाति संप्रदाय धर्म से मत जोड़िएगा। जिस तरह से भारतीय संविधान न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात करता है, उसी तरह से बुद्ध और गीता दोनों अपने अपने अनुसार नागरिक विकास की बात करते हैं, राष्ट्र विकास की बात कर सकते हैं, मोरल उत्थान की बात करते हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम लोग आज जो कंपनी के शासन को देखने का कार्य किया, इसी तरह से हम लोग क्राउन के शासन को भी आगे देखेंगे। हम लोग वीडियो लंबा न हो इसलिए इसे यहीं रोकने का कार्य करेंगे।